वेलकम टू गूगल आईएएस। जैसा कि आप जानते हैं आपका मेंस बहुत जल्द हो जाएगा, इसी साल हो जाएगा। नोटिफिकेशन आने के बाद अप्रैल के बाद तो आपका प्री हो जाएगा और आई गेस सितंबर अक्टूबर तक आपका मेंस हो जाएगा। और आपका जो पेपर 4 है दैट इज एथिक्स, वो आपने बहुत ध्यान देना है क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजी की, एक फिलॉसफी की समझ होनी चाहिए, राइट। तो आज हम चर्चा करेंगे। हमारा आज लेक्चर 4 में हम देखते हैं किसकी चर्चा हम करते हैं। लेट्स बिगिन। तो देखिए, आज हमारा जो चर्चा का विषय है वो है वैल्यू एडुकेशन। वैल्यू एडुकेशन, देखिए वैल्यू एडुकेशन से आप समझ गए होंगे, एडुकेशन में वैल्यू देना। और वैल्यू क्या होता है? वैल्यू का मतलब होता है जैसे जो आपके मॉरल वैल्यूज़ होती हैं, एथिक्स होते हैं, राइट। मैंने बताया है मॉरल वैल्यूज़ कैसे डेवलप होते हैं, आपके धर्म से डेवलप होते हैं, आपकी फैमिली से डेवलप होते हैं। मॉरल वैल्यूज़ का मतलब होता है सही गलत का ज्ञान होना, और जो आप फिर आउटपुट आप जो समाज को देते हैं वो आपके एथिक्स कहलाते हैं, राइट। और कभी ना कभी कहीं ना कहीं जो आपका जो कानून प्रणाली है, जो आपका लीगल स्टेटस है, वो आपको कहीं ना कहीं एथिकली, तो आपको अगर आप एथिकली रॉन्ग होंगे तो आपको कहीं ना कहीं वो ज़बरदस्ती सही कराएगा, परंतु सोच को नहीं रोका जा सकता। क्योंकि मैंने हमेशा कहा है, अगर जो इंटेंशन होती है, इंटेंशन अगर गलत भी होगी तो कानून वहाँ पर असमर्थ है सज़ा देने के लिए, क्योंकि किसी के दिमाग में तो आप जा नहीं सकते, परंतु जो आपकी समझ है उसको गलत ही क्यों बनाना। तो वहाँ पर आपका मॉरल होता है, तो मॉरल आपके अच्छे होने चाहिए, वैल्यूज़ अच्छी होनी चाहिए, राइट। परंतु आज क्या हो रहा है, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल से बता देता हूँ। जैसे जीडीपी हम पढ़ते हैं ना, जीडीपी इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं, तो जीडीपी के हिसाब से देखिए, अगर पेड़ खड़ा है तो उसका कोई मूल्य नहीं है। उसी पेड़ को काट कर मैंने फर्नीचर बना दिया, फिनिश गुड बना दिया। एक पेड़ को काट कर, एक ट्री को काट कर मैंने क्या बना दिया, एक फर्नीचर बना दिया। तो फर्नीचर इज अ फिनिश्ड गुड। और जीडीपी में हमेशा वैल्यू किसकी आती है? फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज की। तो ये हो गया आपका फर्नीचर बना दिया। तो देखिए यहाँ पर आप देखिए, जो पेड़ है, पेड़ हमारी प्रकृति के लिए कितना ज़रूरी है, राइट। ऑक्सीजन देता है, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है, पशु पक्षियों को कहीं ना कहीं घर का स्थान देता है, घर देता है, राइट, रहने का निवास स्थान देता है। तो वो चीज़ हम कंसिडर नहीं करते हैं बिकॉज ऑफ अवर साइंटिफिक माइंड, राइट। तो इसीलिए ये होता है वैल्यूज़, राइट। तो आइए जरा देखते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है जो आपके बहुत काम आएगा। तो देखो यहाँ पर एक चार्ट आपको दिख रहा है कि जो आजकल जो वैल्यूज़ हैं वो क्यों खत्म होती जा रही हैं, ये आपको एक चार्ट से दिखाया जा रहा है। जैसे लैक ऑफ पेरेंटल कंट्रोल। आजकल क्या देखते हैं आप लोग कि लोग बहुत बिजी हैं। अब देखो पेरेंट्स भी क्या हैं, क्योंकि वो चाहते हैं उनके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े, और अच्छे स्कूल में पढ़ाने का मतलब अच्छा पैसा चाहिए, तो वो लोग काफ़ी काम करते हैं, अपने काम में बिजी होते हैं। क्योंकि जो टेक्नोलॉजी की वजह से हो क्या गया है, आजकल वर्क फ्रॉम होम भी चल गया है, तो माँ बाप घर रहते हुए भी अपने बच्चों को काम नहीं दे पाते हैं और बच्चों को मोबाइल दे देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, इसे कहते हैं लैक ऑफ पेरेंटिंग। क्योंकि मैंने बताया था आपको, मॉरल वैल्यूज़ का जो सबसे पहला जो इंस्टीट्यूशन है जहाँ से मॉरल वैल्यूज़ डेवलप होती है वो होता है परिवार। पर आजकल आप देखते ही होंगे, राइट। दूसरा है लैक ऑफ रिस्पेक्ट ऑफ फॉर अथॉरिटीज़। अब देखिए, जब आपके अंदर, जब आपको स्कूल में साइंस पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, कॉम्पिटिशन में ज़्यादा बात की जा रही है, मेरिट सिस्टम आपने देखा हुआ, नीट की तैयारी, राइट। इस तरह से आप देखते होंगे, हर जगह आप देखते होंगे कॉम्पिटिशन कॉम्पिटिशन कॉम्पिटिशन, और कहीं ये नहीं पढ़ाया जा रहा है कि समाजवाद क्या होता है, पंथ निरपेक्ष क्या होता है। तो ऑब्वियसली जो इससे जुड़े हुए संस्थान हैं, जो इन चीज़ों को मेंटेन करते हैं, उनकी कहाँ से वैल्यू होगी, राइट। इसीलिए बी आर अम्बेडकर की फ़ोटो जब भी आप देखते होंगे, उनके हाथ में किताब होती है और ऐसे उंगली करते हैं, और पीछे क्या होता है, संसद। तो वो कहते हैं पहले संविधान को पढ़ो, फिर आप क्या करो, संसद की तरफ जाओ। पर आजकल तो ये पढ़ाया नहीं जाता, आजकल तो डॉक्टर बनाने के पीछे, राइट। नेक्स्ट है अल्कोहल एंड ड्रग्स अब्यूज़। तो ये तो आपको पता है, ये जो चीज़ें होती हैं, अल्कोहल हो गया, ड्रग्स हो गया, ये कहीं ना कहीं हमारे जो हमारा मानसिकता होती है उसको संकीर्ण कर देता है, उसको शून्य कर देता है, राइट। क्योंकि आजकल स्ट्रेस ही इतना है, तो आदमी का दिमाग क्या आता है कि वो सोचता है स्ट्रेस से बाहर कैसे निकला जाए, तो इनका सहारा लेता है। तो जब सहारा लेता है तो उसको खुद नहीं पता होता है कि एक समय यही आदमी इनके बिना रह नहीं पाता है, राइट। आगे देखते हैं लॉ एंड ऑर्डर ब्रेकडाउन। अब आप देखिए क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि जब आपके अंदर वैल्यूज़ नहीं होंगे तो जो पावर में लोग होते हैं वो लोग करप्शन करने लग जाते हैं, और करप्शन की वजह से आपको पता है जो एक लॉ एंड ऑर्डर की गरिमा होती है वो ब्रेक हो जाती है। क्राइम एंड करप्शन। अब देखिए, आप समझ गए होंगे कि ये सब चीज़ें, वायलेशन ऑफ रूल्स एंड लॉ, देखिए ये आपस में जुड़ा हुआ है। अगर मैं अल्कोहल एंड ड्रग अब्यूज़ की बात करूँ, वो वायलेशन ऑफ रूल एंड लॉ कर देता है। आदमी, मैंने बताया, जब पिया रहता है, ड्रिंक्स करता है, तो गाड़ी भी तेज़ भगाता है, राइट। फिर उसके अंदर से वो डर खत्म हो जाता है ना। तो ये आपस में देखिए सब कुछ है। तो ये चीज़ आप देखिएगा तो ये कहीं ना कहीं ये फैक्टर्स हैं जो आपस में भी जुड़े हुए हैं, ये याद रखिएगा, आपस में जुड़े हुए हैं, इंडिविजुअली काम नहीं करते हैं ये, राइट। तो ये जब आपस में जुड़े हुए होते हैं तो इवेंचुअली ये क्या होता है, जो एक समाज में, सभ्य समाज बनाने के लिए जो एक वैल्यू चाहिए होती है, वो वैल्यू कहीं ना कहीं हमें कम होते हुए दिखती है, राइट। आगे लिखा है प्रायोरिटी मस्ट बी करेक्टेड टू इन्फ्लुएंस फ्यूचर जनरेशन। यानी कि अब हमें क्या करना है, अब इस चीज़ को सोचना है, प्राथमिकता देनी है कि क्या, किस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना है। इसलिए आपने देखा होगा नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज़ आई हैं, उसमें काफ़ी वैल्यू बेस्ड बात की गई है। जैसे मैंने पहले भी बताया है, जैसे अब NEP 2020 में देखेंगे 5+5
5+3+3+4। तो यहाँ पर इस तरह से उम्र को बताया गया है कि पहले के जो 8 वर्ष हैं, क्योंकि 3 वर्ष से ऊपर ही हम किसी को ज्ञान दे सकते हैं बच्चे को, तो उसमें 5 वर्ष का देखिए 8 साल का हो जाएगा बच्चा, 3 साल में 11 वर्ष का हो जाएगा, 3 साल में 14 वर्ष का हो जाएगा और 4 साल में 18 वर्ष का हो जाएगा। तो इसमें उनकी मानसिकता से कैसे प्राथमिकता देनी है, 8 साल तक के बच्चे यानी कि जो 3 साल से 8 साल का बच्चा है उसकी मानसिकता में क्या उसको प्राथमिकता देनी है, वो बहुत ध्यान देना है। 8 से 11 में ध्यान देना है, 11 से 14, इस तरह से, राइट। तो कहीं ना कहीं ये जो आपको नियम मैंने बताया जो NEP 2020 में दिखता है 5 3 3 4 वाला, वो कहीं ना कहीं वैल्यूज को प्राथमिकता देने के लिए बनाया गया है। ठीक है, आगे देखें यहाँ पर एक आपको क्या दिख रहा है, तराजू। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसमें अब वैल्यूज को बढ़ावा मिलना चाहिए। जैसे हमारे काफ़ी प्रख्यात लोग हैं, जैसे जिनको मैं भी मानता हूँ बहुत ज़्यादा, जो मैं मानता हूँ मेरे आध्यात्मिक गुरु हैं स्वामी विवेकानंद। तो यहाँ पर देखिए ये क्या कहते हैं, एडुकेशन विदाउट वैल्यूज मेक क्लेवर डेविल। एडुकेशन जो होती है अगर उसमें वैल्यूज ना हो तो आप क्या डेवलप करते हैं, एक क्लेवर डेविल, चालाक, एक चतुर शैतान को आप जन्म देते हैं। देखिए आजकल ये तो हो रहा है, जैसे ज़्यादा वैज्ञानिक माइंड होने से क्या हो रहा है, हम सिर्फ अपने लिए सोच रहे हैं, समाज के लिए नहीं सोच रहे हैं और दूसरे को कहीं ना कहीं धोखा भी दे रहे हैं, राइट। आगे देखते हैं गांधी जी क्या कहते हैं, महात्मा गांधी कहते हैं वेल्थ विदाउट वर्क, नॉलेज विदाउट कैरेक्टर, साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी, ये एक पाप होता है। बिना काम के धन, बिना चरित्र के ज्ञान, बिना मानवता के विज्ञान, ये सब पाप होता है। तो यहां पर एक लाइन मुझे याद आ रही है, बड़ी अच्छी लाइन थी, थोड़ा सा मुझे मैं कहना चाहता हूं आप लोगों से, क्योंकि देखो एथिक्स पढ़ रहे हैं, फिलॉसफी पढ़ रहे हैं तो होना चाहिए। तो यहां पर कहा जाता है कि जो आपका इल्म होता है, इल्म को कभी भी आपने डिग्री की रसीदों तक सीमित नहीं करना है। इल्म वो होता है जो आपके चरित्र में नजर आना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी, राइट। आगे देखिए अब है लक्ष्य और उद्देश्य। चलो समस्या तो हमने देख ली, समाज में क्या चल रहा है। अब ऐसा थोड़ा ना समस्या देख के हम समस्या पे ही चर्चा कर रहे हैं, राइट। ऑफिसर माइंड क्या करता है, समस्या का निवारण ढूंढने की तरफ प्रयास करता है। तो वही देखते हैं। तो यहां पर देखते हैं क्या है कि मूल्यों, भावनाओं और उचित दृष्टिकोणों को विकसित करने के लिए जानबूझकर नियोजित शिक्षा, यानी कि ऐसी शिक्षा सिस्टम लाया जाए जहां पर पूरा उद्देश्यपूर्ण, पूरा मतलब एक इंटेंशनली उसमें वैल्यू सिस्टम को आगे बढ़ाया जाए, इस तरह से उसमें प्रोग्रामिंग करनी होगी, राइट। ठीक है, और यहां पर कुछ आपको बताया गया है, जैसे इन कैलकुलेट ह्यूमैनिस्टिक एटीट्यूड, अंडरस्टैंडिंग सिग्निफिकेंस ऑफ वैल्यूज। ये मैं अभी आपको आगे बता दूंगा किस तरह से हमारा जो क्यूरिकुलम है उसमें कुछ चीज़ों को चेंज किया जा रहा है इंटेंशनली, जिससे कि लोगों के अंदर वैल्यूज डेवलप हो। लोगों के जैसे अगर मैं आपको बताऊं, मैं कह रहा हूं ये शिक्षा तक ही सीमित नहीं है, ये हमारा जो विधि शास्त्र होता है, जैसे एक समय आईपीसी चलता था, आज बीएनएस चलता है। तो बीएनएस में भी देखिए आईपीसी में ये प्रावधान नहीं था, एक नया प्रावधान डाला गया है बीएनएस में। बीएनएस में क्या डाला गया है कि अगर कोई छोटा मोटा क्राइम कर देता है तो उसको क्या किया जाएगा, ऐसी सजा दी जाएगी कि उसको ओल्ड एज होम में डाल देंगे। कुछ समय वो ओल्ड एज होम में काम करेगा, कुछ समय वो ट्रैफिक हवलदार की ड्यूटी करेगा। तो उसको पता चलेगा कि एक ट्रैफिक हवलदार जो होता है, जो धूप में खड़ा रहता है, उसको कितना काम करना होता है। तो ऐसी है ना, तो इससे वैल्यूज डेवलप होते हैं, राइट। क्योंकि एक कहावत है ना, कब्र का हाल मुर्दा ही जानता है, राइट। तभी वैल्यूज डेवलप होते हैं। दूसरे का इज्जत आप तभी तो कर पाएंगे जब आपको पता चलेगा सामने वाला क्या फेस कर रहा है। देखिए अब यहां पर देखिए कुछ उद्देश्य डाले गए हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ द चिल्ड्रन। तो देखिए क्या क्या होगा, हम क्या उम्मीद करते हैं, संस्कृति और माता पिता का सम्मान, व्यक्तित्व को संतुलित करना, व्यक्तित्व विकसित करना, संवेदनशील नागरिक बनना। संवेदनशील नागरिक का मतलब होता है सेंसिटिव, ऐसा नहीं कि जहां मन करा वहां थूकने लग गए, राष्ट्रगान का कोई सम्मान नहीं कर रहे हैं, नहीं, सेंसिटिव होना है, स्टिमुलस आपका एक्टिव होना चाहिए। जैसे राष्ट्रगान बज रहा है आप खड़े हो जाइए, राइट। तो यही चीज है, ठीक है। तो ये एक बार आप लोग देख लीजिएगा, इसमें मैं समय नहीं बताना चाहता हूं, ठीक है। आगे देखिए, अब आगे क्या है कि अब जो पाठ्यक्रम की स्थिति बनाई जा रही है उसमें किन बातों का ध्यान दिया जाएगा, ठीक है। जो करिकुलम है उसमें क्या ध्यान दिया जा रहा है, देखें मिसिंग एलिमेंट क्या है हमारे, सेंसिटिव एंड लव, सेंसिटिविटी एंड लव। देखिए आज के ज़माने में क्या हो गया, इन्फॉर्मेशन का एक्सप्लोजन है, आपको पता है हर जगह इन्फॉर्मेशन है। आप यूट्यूब में अभी आप मुझे सुन रहे हैं, यूट्यूब के द्वारा आप घर में बैठ के मुझे सुन रहे हैं, राइट। और ऐसे ही आपके पास काफ़ी विकल्प हैं, तो आप सुनते रहते हैं, अलग अलग डेटा आपके पास आ जाता है, अलग अलग, पर बाद में कन्फ्यूजन, आउटपुट जीरो हो जाता है। क्योंकि देखिए शिक्षा में, ज्ञान में एक बड़ी अच्छी कहावत है सॉरी, कि लेस इज मोर, लेस इज मोर। तो आपका जो सोर्स है वो लिमिटेड होना चाहिए। पर ये क्या है, अब क्या है, इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हो गई है, बहुत ज़्यादा, फिर फ्रस्ट्रेशन होने लगता है। आप खुद को देखिएगा, अभी जब एग्जाम नज़दीक आएगा तो आप इतना सोर्स उठा लेते हैं, क्योंकि अभी तो तैयारी नहीं हो रही है। जब एग्जाम नज़दीक आता हमारी तभी तैयारी होती है, फिर हम सोर्स बहुत उठाते हैं तो हमें फ्रस्ट्रेशन हो जाता है। तो उसकी वजह से जो सेंसिटिविटी होती है, संवेदनशीलता होता है, और जो प्रेम होता है वो कहीं ना कहीं शून्य होने लगता है बिकॉज ऑफ द प्रेशर। दूसरा देखिए, जायंट सुपर कंप्यूटर।
आजकल इतना, मैंने बताया ना ये आपस में जुड़ा हुआ है। आप देखिए आजकल इन्फॉर्मेशन इतनी आपने ले ली है, इतनी लेनी है, आपने इन्फॉर्मेशन इतनी ले ली है कि आजकल आप जायंट कंप्यूटर बन गए हैं, राइट। और आपको अब क्या है, कहीं ना कहीं आपके अंदर एक जो डर होता है, एक जो हेटनेस होती है ना, वो आपके अंदर ज़्यादा पनप रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए आपको क्या डर है, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो, अगर मेरा सिलेक्शन मैं मेरिट में मैं 99% नहीं लाया तो। एक समय तो ऐसा होता था आदमी फर्स्ट डिवीजन यानी कि 60% भी लाता था, मिठाई बांटता था। आजकल व्हाट आई हैव सीन, मैंने ऑब्जर्व किया है कि मेरे घर में ही है कि अगर किसी की 92% भी आ रही है वो दुखी है। क्यों दुखी है? क्योंकि उसके फ्रेंड की जो है वो 98% आ रखी, तो वो 92% होकर भी दुखी है, राइट। क्योंकि क्या हो गया, जायंट कंप्यूटर बन गए आजकल, राइट। तो फियर, अब फियर के चक्कर में क्या होता है आपको फिर धीरे धीरे जेलसी होने लगती है। फिर आप अपने दोस्त से, उसकी कामयाबी से उतने खुश नहीं होते हैं जितनी आपकी नाकामयाबी से नाराज हो जाते हैं। मेरा कहने का क्या मतलब है, आज के समाज में हम ऐसे हो गए हैं कि अपने दुख से हम उतना दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से ज़्यादा दुखी है, राइट। आगे देखते हैं हाई स्पीड एंड स्किल। अब हर जगह हाई स्पीड स्किल चाहिए, हर जगह स्किल चाहिए, राइट। तो उसकी वजह से क्या हो जाता है कि कहीं ना कहीं आप अपने आप को ओवर एम्फेसाइज कर देते हैं। हम सब में एक पोटेंशियल होता है, ज़रूरी नहीं है कि हमारा पोटेंशियल दूसरे के बराबर ही हो, इसीलिए खुद से ही हमेशा तुलना होनी चाहिए, दूसरे से नहीं होनी चाहिए, राइट। आगे देखते हैं, अब इससे संबंधित कुछ कमिटीज़ बनी हैं, समय समय पर बनाई गई हैं, जिसमें शिक्षा में वैल्यू को जोड़ने की बात की गई है। जैसे मैं अगर आपसे बोलूं कि आज ही के समय में हमें ऐसा दिखाई दे रहा है, ऐसा नहीं है, पहले से भी कमेटी बनती हुई आ रही है, राइट। 1950s से आपको दिखेगा कि वैल्यूज़ को जोड़ने की बात हमेशा की गई है। तो देखिए 1948 में है राधाकृष्णन कमेटी। इन्होंने क्या कहा था कि एथिकल वैल्यूज़ इन यूनिवर्सिटीज़, यानी कि इन्होंने यूनिवर्सिटी लेवल पे बात की थी कि एथिकल वैल्यूज़ पढ़ानी चाहिए। देखिए आप में से देखिए बहुत से लोग ऐसे होंगे जो साइंस बैकग्राउंड के होंगे और आज वो पहली बार एथिक्स पढ़ रहे होंगे, और मे बी आप लोगों को एथिक्स पढ़कर जो भी मैं इसमें एक्स्ट्रा चीज़ें बोलता हूँ आपको पसंद आए, और आपको ये भी समझ में आया कि पूरी आजीवन हमें सोसाइटी ने ये सिखाया है कि साइंस लो, साइंस वाले सबसे टॉपर होते हैं, राइट। पर धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि कहीं ना कहीं वो साइंस की वजह से, मैं साइंस को बुराई नहीं कर रहा हूँ, पर ये बता रहा हूँ कि साइंस की वजह से ही आदमी एक मशीन बनता जाता है, उसके अंदर जो मानवता होता है वो शून्य होती रहती है, राइट। आगे देखिए फिर एक कोठारी कमीशन बना है, नॉलेज विदाउट वैल्यूज इज डेंजरस। बिल्कुल, नॉलेज विदाउट वैल्यूज इज डेंजरस। जब तक आपके अंदर ममता नहीं है, किसी के प्रति प्रेम नहीं है, तो आपकी नॉलेज क्या करेगी, हर किसी को दबाएगी, आपके अंदर घमंड महसूस हो जाएगा। और जब आपको ये पता होगा मेरी नॉलेज इसलिए है कि मैं दूसरों को आगे बढ़ाऊँ, राइट। जैसे मैं पर्सनली क्या करता हूँ, मैं बहुत शेयर करता हूँ अपनी नॉलेज। ऐसा नहीं है कि मैं अपनी नॉलेज शेयर नहीं, जितना भी मुझे आता है आई शेयर, उससे मुझे अच्छा लगता है जब किसी का सिलेक्शन होता है, राइट। और 1998 में देखो यूनेस्को भी देखो अंतर्राष्ट्रीय स्तर में भी क्या है, इक्वालिटी, जस्टिस, पीस, सर्विस टू सोसाइटी, ये सिखाना चाहिए, राइट। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे प्रेम्बल को अगर आप देखेंगे, अब साइंस बैकग्राउंड वाले जो होते हैं उन्होंने तो प्रेम्बल का भी बहुत कम ही देखा होता है। तो प्रेम्बल में आप देखेंगे न्याय की बात की गई है, लिबर्टी की बात की गई है, इक्वालिटी की बात की गई है, फ्रेटर्निटी की बात की गई है। तो ये क्या है, ये आपका क्या है, ये वैल्यूज की बात है। अब ये है एनपी। अब आप सोचेंगे एनईपी होना चाहिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नहीं, ये एनपी है, नेशनल पॉलिसी फॉर एजुकेशन कहते हैं इसको। यहाँ पर भी सोशल एंड मॉरल वैल्यूज की बात की गई थी। और 1979 में एनसीईआरटी, देखिए एनसीईआरटी तो आपको पता ही है, आपके सिविल्स में निकलने के लिए एनसीईआरटी का डेटा बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर इन्होंने बोला 84 वैल्यूज आइडेंटिफाइड, एनसीईआरटी द्वारा एक बार रिसर्च की गई थी और कितनी वैल्यूज को आइडेंटिफाई किया गया, 84। जैसे कि टॉलरेंस हो गया, कोऑपरेशन हो गया। तो देखिए टॉलरेंस बहुत ज़रूरी होता है। जैसे मेरा ये मानना है कि जैसे आपने पेपर दिया, बहुत से मैंने ऐसे देखे हैं स्टूडेंट या मेरे साथी, जब हम कोचिंग करते थे तो जैसे पहली बार ही सिलेक्शन नहीं हुआ तो वो अपनी किताबें फाड़ देते थे, वो सोचते नहीं है। और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने एक बार हारे, 2 बार हारे, 3 बार हारे, चौथी बार हारे और 5वीं बार उन्होंने सिविल सर्विसेज क्रैक करके दिखाया। तो ये सब होते हैं वैल्यूज, राइट। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर बताया, देखिए मैथ्स एंड साइंस इंटीग्रेशन, इसमें बता रखा है कि मैथ्स और साइंस को अब ये सिखाना है कि ये दोनों एक हैं, क्योंकि देखो दोनों एक साथ चलता है, मैथ्स और साइंस। और साइंस में याद रखिएगा सोशल साइंस भी आ रहा है। सोशल साइंस आप जानते ही हैं, आप पढ़ते हैं जब 10th में, उसको आप सोशल साइंस कहते हैं, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब आप पढ़ते हैं। अब पहले मैं आपको बता देता हूँ हिस्ट्री ज्योग्राफी को सोशल साइंस में क्यों रखा जाता है, खासकर हिस्ट्री में कन्फ्यूजन होता है। देखो हिस्ट्री ठीक है, वो आर्ट्स का विषय है, नो डाउट, पर हिस्ट्री को जो हम पढ़ते हैं, जो समझते हैं, उसमें हम साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम एविडेंसेस के आधार पे ही भरोसा करते हैं। जैसे हमें सिक्के मिलते हैं, तो सिक्के में अगर हमें एक साइड किसी की फोटो दिख रही है, दूसरे साइड किसी की फोटो दिखती है, तो हम कहते हैं कहीं ना कहीं ये दोनों मिलकर रूल कर रहे होंगे। जैसे एक सिक्का मिला था, एक तरफ उसमें
पृथ्वीराज चौहान की फोटो दिखती है और एक तरफ उसमें मोहम्मद गौरी की फोटो दिखती है। तो ये कहा जाता है कि मोहम्मद गौरी ने कहीं ना कहीं पृथ्वीराज चौहान को कुछ समय के लिए यहाँ पर रूल करने दिया होगा, तभी एक साइड किसकी दिख रही है, मोहम्मद गौरी, पृथ्वीराज चौहान। वैसे ही कुछ लिखा हुआ हमें दिखता है, अभिलेख हमें दिखते हैं, इंस्क्रिप्शंस हमें दिखते हैं, जैसे अशोका के इंस्क्रिप्शंस, उससे हमें काफ़ी आइडिया मिलता है कि अशोका की कलिंगा का युद्ध जो था 261 BC में जो हुआ था, उसके बाद उनकी जो प्रवृत्ति है, जो नेचर है, वो चेंज हुआ। तो आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं हम एक क्रोनोलॉजी का भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं आपसे बोलूँगा ऋग्वेद जो है, जो वैदिक एज थी, वो 1500 BC से लेकर 600 BC तक चली, हड़प्पा उससे पहले थे, महाजनपद उसके बाद बने। तो ये भी आपने देखा क्रोनोलॉजी एक मैथ्स की वजह से होती है। तो अगर आप हिस्ट्री को ही देखोगे, हिस्ट्री में देखोगे, उसमें आपका साइंटिफिक अप्रोच भी होती है, एविडेंसेस बेस हम पढ़ते हैं, वहां पर भी क्रिटिकल एवोल्यूशंस होते हैं, आलोचना होती है, फिर उसमें दोबारा रिसर्च की जाती है, उसमें कहीं ना कहीं क्रोनोलॉजी लगाई जाती है बिकॉज ऑफ द मैथ्स। उसमें कहीं ना कहीं जो आपके शाक एराज होते हैं, ग्रेगोरियन कैलेंडर होते हैं, उसके उसको आपस में कंपेयर करने के लिए मैथ्स का इस्तेमाल किया जाता है, राइट। तो यानी कि क्या है, इसमें ये कहा जा रहा है मैथ्स, साइंस और ये जो हिस्ट्री होती है, इनको अलग नहीं बताना है बच्चों को, जो चलता हुआ आता है। हाँ, जब आपका एक उम्र बढ़ जाएगी जहां पर आपको ये कहा जाएगा आपका इंटरेस्ट किस में आ रहा है, क्योंकि देखिए किसी भी विषय को समझने के लिए आपको हर विषय का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि आपस में वो लिंक करते हैं। बच्चों को ये कभी नहीं बताना है कि मैथ्स अलग काम करती है, साइंस अलग काम करता है और सोशल साइंस अलग काम करती है, नहीं, आपस में जुड़े हुए हैं, सब मिलके ही एक चीज, सब मिलके ही ज्ञान आपको देते हैं, राइट। देखिए यहाँ मुझे समझाने के लिए, एथिक्स को समझाने के लिए कभी पॉलिटी में जाना पड़ता है, कभी हिस्ट्री में जाना पड़ता है, राइट, तभी तो मैं आपको समझा पाता हूँ, राइट। तो ये चीज़ इसमें बताई गई है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब सोशल साइंस वाली मैंने बात बताई दी है, ठीक है। जैसे सोशल साइंस को अगर आप स्पेसिफिकली देखेंगे तो वहाँ पर आपको ज़्यादातर जो राष्ट्र से संबंधित वैल्यूज़ होते हैं उस पर चर्चा होती है, और जो लोग हिस्ट्री को स्किप कर देते हैं, हिस्ट्री को नहीं समझते हैं, साइंस की तरफ चले गए, कॉमर्स की तरफ चले गए, उनका इंटरेस्ट नहीं है हिस्ट्री में। वो हिस्ट्री में इंटरेस्ट क्यों नहीं आता है वो समझना पड़ता है कि हिस्ट्री में इंटरेस्ट इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि जो सामने वाला पढ़ाने वाला है वो शायद रट्टा, बच्चों को रट्टा करा रहा है, वो समझा नहीं पा रहा कि वैल्यूज़ क्या होती है, कि एक समाजवाद। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, खासकर मेरे जो साइंस सुन रहे हैं, साइंस वाले, आप मुझे बताइए, आप इसलिए साइंस को ले पा रहे हैं या इसलिए आप कोई भी विषय जो आपको अच्छा लगता है उसको आप ले पा रहे हैं, उस फील्ड में आप जा पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको एक सिद्धांत का इस्तेमाल किया गया है। वो सिद्धांत है समाजवाद, वो सिद्धांत है लोकतंत्र। लोकतंत्र में, लोकतंत्र बिना फ्रीडम के, बिना लिबर्टी के नहीं होता है। अगर सोचिए आप ऐसे देश में पैदा होते हैं जहां पर डेस्पोटिज्म होता, जहां पर टोटलिटेरियनिज्म होता। अब आपने शायद बहुतों ने ये नाम भी पहली बार सुना होगा, इसको मैं एक सिंपल वे में बताता हूं। ऐसा मुल्क जहां पर आप क्या सोचोगे ये भी आपका जो राजा है वो तय करेगा। तो क्या आप उस समय सोच पाते, आपका साइंस में कितना भी इंटरेस्ट होता? नहीं। तो आज देखिए आपको जो आज़ादी मिलती है वो बिकॉज ऑफ दी जो हमारा सिद्धांत देश ने अपनाया है उसकी वजह से हो पा रहा है। तो ये देश का जो सिद्धांत है, उन सिद्धांतों की वैल्यू करनी चाहिए, और हम लोग वो नहीं करते हैं क्योंकि हमें पढ़ाया नहीं जाता है कि देश की वजह से ही हम सब हैं, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, राइट। क्योंकि याद करिए एडॉप्शन डेट है संविधान की 26 नवंबर 1949। आप, मैं, हम जो भी भारत के नागरिक हैं, हमने अपने आप को भारत के संविधान को समर्पित कर दिया है, यानी कि वो जब हमसे जो मांगेगा हमें देना पड़ेगा, ये हमने ही कॉम्प्रोमाइज किया। वी गिव अवर सेल्फ टू कॉन्स्टिट्यूशन, ये देखेगा प्रेमबल में लिखा हुआ है, राइट। तो ये ज्ञान जब तक आपको नहीं मिलेगा तब तक आप समझेंगे नहीं, वैल्यूज नहीं करेंगे आपके देश की, राइट। अब देखिए यहां पर है आर्ट एंड द टीचर। देखिए इसमें सिंपल सी बात बताई गई है कि देखिए टीचर जो होता है वो एक ड्राइवर है, समझ लीजिए गाड़ी में बैठे हैं वो ड्राइवर है, और उसका ऐसा नहीं है कि अब जैसे मैं आपको एथिक्स पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको बड़ी बड़ी बातें बोल रहा हूँ, पर मैं खुद उस चीज़ को इंप्लीमेंट नहीं करता हूँ, क्योंकि एक लाइन आपने सुनी होगी, एक्शन स्पीक्स देन, माफ कीजिएगा, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। आपको पता है मैं आपको शब्दों से कुछ भी बोल रहा हूँ, आपने ये करना है, झंडे का सम्मान करना है, राष्ट्रगान का सम्मान करना है, परंतु अंत में मैं क्या कर रहा हूँ, खुद ही राष्ट्र, आप मेरे साथ आए, आप मुझसे बड़े इन्फ्लुएंस हो गए, जो मुझे ऑनलाइन में देख रहे हैं, आप मुझसे मिलना चाह रहे हैं, आप मुझसे इन्फ्लुएंस हो गए, और आपसे मैं मिला, हम किसी रेस्टोरेंट में कॉफ़ी वॉफ़ी पी रहे हैं और राष्ट्रगान बज रहा तो मैं बैठा हुआ हूँ, और आप क्या सोचेंगे, बताइए सर तो हमें ये पढ़ाते थे कि राष्ट्रगान होगा तो उठना चाहिए वगैरह वगैरह, और सर तो खुद ही नहीं उठे, तो आप भी क्या हो गए, आपके वैल्यूज शून्य हो गए, क्योंकि आपने मुझे फॉलो किया, बिकॉज एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड। तो टीचर की को बता रखा है कि सबसे अहम भूमिका टीचर निभाता है, गुरु निभाता है। तो गुरु अगर एथिक्स पढ़ाता है तो उसके अंदर एथिक्स समाहित होनी चाहिए, अंदर उसके एथिक्स होनी चाहिए, राइट। ये चीज़ यहाँ पर बता रखी है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं टीचर को एक रोल मॉडल बनाया जा रहा है, तो टीचर्स पे बड़ी जिम्मेदारी डाली जा रही है। इसीलिए आपने देखा होगा आज टीचर का एग्जाम भी कहीं ना कहीं सिविल सर्विसेज के बराबर हो चुका है।
सी टैट, सुपर टैट, जैसे आपने सुना होगा सेट का पेपर, सुपर सेट, इस तरह से आपका होता है ना, यूजीसी क्रैक करना पड़ता है, राइट। अब देखिए यहाँ पर जो 6 क्लास के बच्चे उनके लिए क्या वैल्यू होनी चाहिए वो बताया गया है यहाँ पर, इसको देख लीजिएगा। 6 क्लास के बच्चे, इसमें मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, राइट। इसको आप स्किप कर सकते हैं। 7th वालों के लिए क्या ड्यूटी होनी चाहिए एक बार स्टॉप करके देख लीजिएगा। ये आपको देखिए, ये इसमें हम समय बर्बाद नहीं करेंगे। हाँ, यहाँ पर देखिए एक बात बताइए, एन्ने फ्रैंक की, ये कौन है एन्ने फ्रैंक? एन्ने फ्रैंक वो है बालिका जो आई थिंक 1920s में ये पैदा हुई थी, मैं एग्जैक्ट साल भूल रहा हूँ। और ये एक ज्यू थी, ज्यूस थी, यहूदी थी, ये ज्यू थी ये लड़की। और आपको पता ही है कि जर्मनी में क्या चल रहा था, जर्मनी में आर्यंस जो थे यहूदियों का होलोकास्ट कर रहे थे, बड़ी संख्या में इन्हें मार रहे थे, राइट। तो इसी मुझे याद है, जैसे एक हमारी हन्ना आरेंट है जिन्होंने कहीं ना कहीं टोटलिटेरियनिज्म को बड़ी अच्छी तरह समझाया था। हन्ना आरेंट खुद एक ज्यू थी, वो खुद भागी थी यूएसए। वैसी अन्ने फ्रैंक जो है, ये भी हमारे कहीं ना कहीं ज्यू थे, तो ये लोग भागे और छुपते रहते थे, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो था 1939 से 1945 तक, आपको पता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर छिड़ा था। तो इसने एक डायरी लिखी है, आई थिंक डायरी है स्टोरी ऑफ अ लिटिल गर्ल, इस तरह से कुछ है, मुझे एग्जैक्टली भूल रहा हूँ मैं, बहुत पहले पढ़ी थी मैंने, आज से 2-4 साल हो गए। तो उसने एक एक चीज़ बताई थी कि हो क्या रहा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, किस तरह से ये लोग बसते थे, किस तरह से इनके पास खाने को भी नहीं होता था, पानी भी नहीं होता था। तो आई मीन क्या है कि अन्ने फ्रैंक को पढ़ाने की बात इसलिए की गई है क्योंकि इसकी जो डायरी है, आप प्लीज़ पढ़िएगा ये किताब, डायरी ऑफ अ स्मॉल गर्ल ऐसा समथिंग है। एने फ्रैंक को नेट्स निकालेगा, निकल जाएगा। तो हर पहलू को इसने दिखा रखा कि हमें खाने को नहीं मिलता था, पहनने को नहीं मिलता था, कितना टाइम हम बंकर्स में रहते, छुपे रहते थे, सूरज नहीं मिलता था, दिक्कतें होती थी बहुत। तो देखिए आज हमें ये सब कुछ मिल रहा है, खाने को मिल रहा है, जो हमारी चॉइस हम खा रहे हैं वगैरह वगैरह। हम क्या करते हैं, ठंडा खाना होता तो अरे नहीं नहीं ठंडा खाना हम नहीं, हम तो गर्म खाएंगे, मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं वो नहीं खाऊंगा, अपने माँ बाप से, क्योंकि हमें मिल रहा है ना। जब नहीं मिलता है तब उसकी वैल्यू होती है। तो ये कहा जा रहा है कि इस तरह के जो है ना, जो राइटर्स होते हैं, इस तरह की जो किताबें हैं, जिन्होंने सच में अपना जीवनी के द्वारा वैल्यू को समझाया है, उनको जरूर बच्चों को पढ़ाना चाहिए, राइट। और स्टैंडर्ड 6 देख लीजिए, इस तरह की बातें यहाँ पर, थोड़ा साइंटिफिक स्पिरिट यहाँ पर होनी चाहिए। क्योंकि देखिए स्टार्टिंग में क्या होता है, हमारा माइंड कोरा होता है, जैसे कोरा कागज होता है ना, उसमें जो आप डालोगे वो आएगा। अगर आप पहले ही आपने साइंटिफिक अप्रोच डाल दी तो वो वैल्यूज को हैम्पर कर देता है। तो स्टार्टिंग में वैल्यूज पे ज़्यादा ध्यान देना होता है, फिर जाकर धीरे धीरे जब आपके अंदर एक ह्यूमन टेम्परामेंट डेवलप हो गया, वैल्यूज का ज्ञान हो रहा है आपको, तो आप उसमें फिर साइंटिफिक टेम्परामेंट डालिए, ठीक है, साइंटिफिक टेम्परामेंट डालिए, तो दोनों का कॉम्बिनेशन होते रहना चाहिए, राइट। तो ये बहुत अच्छी है एनईपी पॉलिसी, राइट। अब देखिए हायर उसमें क्या होगा, देखिए ये आप पढ़ लीजिएगा, इसमें आपको मेरी कोई उतना मुझे नहीं लगता मेरी जरूरत है आपको, और होती है तो प्लीज है ना कमेंट कर लीजिए। अब यहां पर क्या है, 21st सेंचुरी नीड अनप्रेसिडेंटेड टेक ग्रोथ। अब इसका मतलब क्या है, जैसे कि आप जानते हैं टेक ग्रोथ की वजह से बहुत दिक्कतें भी हो रही हैं। जैसे कि क्या हो रही है कि जैसे मोबाइल देखिए, आप घर पे जाइए, हर कोई मोबाइल में, हर कोई मोबाइल में। एक समय होता था जब एक घर में एक टीवी होता था, तो घर के 10 लोग हैं तो वो 10 लोग साथ बैठते थे और टीवी देखते थे। आजकल आप देखिए वो टीवी में धूल लग गई है और 10 लोग हैं, उनके पास अपने अपने मोबाइल हैं, वो एक ही कमरे में बैठे हैं पर वो एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, राइट। तो इसे क्या कहते हैं, टेक ग्रोथ। तो ये कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है, ये यहां पर एक चॉइस आएगी, या तो कैओस होगा, वॉर होगा, या पीस होगा, डेवलपमेंट। व्हाट आई मीन टू से, जो टेक होता है ना, जो ग्रोथ होता है, जो टेक ग्रोथ होता है, तकनीक का जो विकास होता है, वो आपने किस स्तर तक करना है, क्योंकि यही तकनीक का विकास क्या करता है, तबाही लाता है। आप देखिए परमाणु बम, यूरेनियम का इस्तेमाल आप कैसे कर रहे हैं, बिजली बनाने के लिए कर रहे हैं या बम बनाने के लिए कर रहे हैं। तो आप समझ रहे हैं क्या पॉइंट है। तो यहां पर यही बात उठाई गई है। तो देखो ये तकनीक को किस तरह से इस्तेमाल करना है, अगर आपके अंदर वैल्यू डेवलप है, अगर आपके अंदर वैल्यूज डेवलप हैं, तो आप तकनीक का इस्तेमाल उस हिसाब से करेंगे, राइट। तो जैसे मैं अपना पर्सनल बताता हूं कि मुझे पता है कि मुझे पढ़ना है, और आज भी मैं पढ़ाई ज़्यादा किताबों से करता हूं, राइट। मेरे सोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड रहते हैं, क्योंकि मुझे ये चीज़ें समझ में आई हैं। वैल्यूज़ मैंने पढ़ी है, स्वामी विवेकानंद मैंने पढ़ा है, क्योंकि मेरा फिलॉसफी ऑप्शनल है, पॉलिटिकल साइंस मेरा ऑप्शनल है, राइट। चलिए अब देखें जो पाथ है हमारा, जो पाथ है वो ऐसा, देखिए पाथ ऐसा होना चाहिए, रास्ता ऐसा होना चाहिए, गुरुकुल से साइबर स्पेस की तरफ होना चाहिए, ना कि साइबर स्पेस से गुरुकुल की तरफ। अब इसका क्या मतलब है, आपने देखा होगा आजकल लोग क्या करते हैं कि इंटरनेट से पढ़ के आ जाते हैं और अपने टीचर पे क्वेश्चनिंग करने लग जाते हैं, राइट। अब प्रॉब्लम क्या है, टीचर आपको जानता है कि आपका, देखो एक व्यक्तित्व
तरीके से, एक व्यक्तिगत तरीके से आमने सामने मिलने से अलग चीज़ें आती हैं, वाइब्स आती हैं। और मोबाइल में देखकर आपको नहीं समझ में आएगा। जैसे मैं एक उदाहरण देके आपको समझाता हूँ। जैसे मुझे थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करने का शौक है। अब एक्सरसाइज करते हुए मुझे हो गए 7-8 साल, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि मैंने देखा है नए नए यूथ आ रहे हैं, 17-17 साल के, 18-18 साल के आते हैं, और जैसे चेंजिंग रूम में मैं देखता हूँ वो अपने खुद ही इंजेक्शन लगा रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि आप देख लीजिएगा यूट्यूब में ऐसे ऐसे वीडियोज़ हैं जहाँ पर वो एस्टेरॉयड का ज्ञान दे रहे हैं कि ये एस्टेरॉयड लगाओगे हार्डनेस आएगी, वेन्स पॉपअप हो जाएंगी, और यहाँ लगाना है वो लगाना है। वो यूट्यूब को देखकर अपना इंजेक्शन लगा रहे हैं। देखिए, स्टेरॉयड अगर बनते हैं तो वो लैब में बनते हैं, और उसका एक प्रिस्क्रिप्शन होता है जिसका अधिकार डॉक्टर के पास ही होता है, क्योंकि आपकी बॉडी की टेस्टिंग होती है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? पर आजकल टेक्नोलॉजी, यूट्यूब देख के वो खुद ही लगा रहे हैं। तो आपको मैं एक उदाहरण से बता रहा हूँ कि असल बात क्या होता है। गुरुकुल फिर साइबर स्पेस, यानी कि पहले आप डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर आपको टेस्ट करेगा, है ना। उसके बाद वो बताएगा कि आपने इस मेडिसिन का इस्तेमाल करना है जो तकनीक की वजह से बनी है। तो दिस इज द राइट पाथ, राइट, गुरुकुल। और गुरुकुल में ही आपको, जैसे आपका देश भी एक गुरुकुल है, पहले आपने देश को तो समझना है कि मेरा देश कैसा है। जैसे आप आज, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, आप इसको करिएगा, लोगों से पूछिएगा कि भारत देश है या राज्य है। इंडिया इज अ कंट्री और अ स्टेट। और मैं चाहता हूं अगर आप मेरे को सुन रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और ये भी बताइएगा अगर आपको नहीं पता है तो, राइट। तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको नहीं पता होता है। रीजन क्या है? क्योंकि उससे आपसे पढ़ाई नहीं जा रहा है, राइट। तो देखिए, पूरी कोशिश करी मैंने एग्जाम्पल से आपको पढ़ाऊं, क्योंकि ये एथिक्स को पढ़ने का मजा एग्जाम्पल से ही आता है, क्योंकि ये साइकोलॉजी में बात करता है, फिलॉसफी में बात करता है, राइट, और अनुभव, राइट, एक्सपीरियंस। तो देखिए, अब प्रश्न है सर ये कोर्स मुझे कितने का पड़ेगा, राइट। तो ये कोर्स आपको पड़ेगा मात्र 14,999, मात्र 14,999। देखिए, आप खुद देखिए, एथिकली देखिए, क्योंकि हम लोग का काफ़ी सोर्स लगता है, काफ़ी मेहनत लगती है, तो एक जेन्युइन प्राइस आपसे रखा गया है 14,999 का, राइट, जिसमें आपको प्री प्लस मेंस पूरी तैयारी करवाई जाएगी। पर याद रखिएगा, आने वाले समय में ये डिस्काउंट आपका लैप्स हो जाएगा, फिर ये पड़ेगा आपको 29,999 जब भी हमारा पैकेज स्लॉट जो है वो फुल हो जाएगा, राइट। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमारी ऑफलाइन ब्रांच भी है जो कि है खरड़ में, ग्रेवाल बिल्डिंग में, राइट। और यहाँ पर देखिए, अगर आप केवल प्री की तैयारी करना चाहते हैं, यहाँ पर मेन से रिलेटेड कोई डेटा नहीं है, तो यहाँ पर प्रीमियम लेक्चर्स मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगी और स्टडी मटेरियल मिलेगा। ये मात्र आपको पड़ेगा 4,999 का, राइट। और केवल आप टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है मात्र 1,499, राइट। तो वो भी ठीक है। अगर आपने पहले ही एथिक्स पढ़ा है तो आप इसे पढ़िए, इससे लीजिएगा, राइट। तो मुझे उम्मीद है ये डेटा आपको पसंद आया होगा। और अंत करने से पहले देखिए, ये हमारा डेडिकेटेड टेलीग्राम चैनल है GC_HCH, इसमें आपने सब्सक्राइब कर लेना है। और किसी भी तरह से क्योंकि जो भी संबंधित सूचनाएं होती हैं वो उसमें साझा की जाती है, शेयर की जाती है, राइट। तो यहीं से एंड करते हैं। जय हिंद।